हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ़िज़िक्स क्लास 11th का, और शुरू कर रहे हैं, पहले चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। और उसके जो टॉपिक्स हैं वो हम मेजरमेंट के और यूनिट्स, फिज़िकल क्वांटिटीज़, डायमेंशन, जो भी आपके इस चैप्टर में टॉपिक्स हैं उन सबको हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इस लेक्चर में जो जितना हो सकता है, अब जो भी आपके लेक्चर्स होंगे वो तरतीब के साथ आएंगे, टॉपिक्स के साथ आएंगे, ताकि जो है वो आपको फॉलो करने में आसानी हो। ठीक है जी। फ़िज़िक्स बज़ात खुद हमारे यहाँ स्टूडेंट्स के लिए एक मुश्किल सब्जेक्ट माना जाता है जनरली। अब जनरली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई अब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को कहा जाएगा तो वो फिर बुरा मान जाएंगे कि सबको फिज़िक्स में प्रॉब्लम है, मगर जनरली कहा जाता है कि भाई ये थोड़ा टेढ़ा सब्जेक्ट है। मगर अगर कोई उसको दिल से पढ़े, यानी पूरे लगन के साथ पढ़े, सोच समझ के साथ पढ़े, और बहुत ही कहते हैं ना कि अंदर से फीलिंग के साथ पढ़ेगा, तो मेरे ख्याल में इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, आसान सब्जेक्ट है बहुत सारे सब्जेक्ट के मुकाबले में। ठीक है जी। वजह क्या है कि भाई यहाँ पर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गए तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आपको उसमें आएगी। अब वाज़ेह रहना चाहिए कि यहाँ पर जो लॉजिक्स हैं और जो इस तरह के जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, या आप न्यूमेरिकल के हिसाब से देख लें या आप फार्मूलाज के हिसाब से देख लें, बहुत सारी चीज़ें जो वो आपको सीखनी पड़ती है, और अगर सीख लेंगे तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं होगा। तो हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। चैप्टर नंबर 1 आपका जो है क्लास 11 फ़िज़िक्स का, वो है आपका मेजरमेंट के मुतालिक है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के मुतालिक। अब हम ज़ाहिर है अब फिज़िक्स पढ़ने जा रहे हैं, और ये फ़िज़िक्स की डेफिनेशन वगैरह आपने मैट्रिक वगैरह, और यहाँ पर भी कुछ टॉपिक्स इस तरह के हैं जो आपने मैट्रिक में पढ़ लिए हैं, मगर उनका एक्सटेंशन होगा, वो आगे भी बढ़ेंगे, सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं है। मगर बहुत सारे टॉपिक्स आपको लगेंगे हमने पहले से पढ़े हुए हैं, तो वो भी आएंगे। तो जहाँ पर मैट्रिक के टॉपिक होंगे तो उनको ज़्यादा हम तफसील के साथ फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है आपको यहाँ पर जो पेश आने वाली है डिफ़िकल्टी या जो चीज़ें चाहिए आपको क्लास 11th के हिसाब से, तो वो ज़्यादा डिस्कस की जाए। तो ठीक है जी। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है पहले ये देखना पड़ेगा हमें। अच्छा, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में ये आपने पढ़ा है कि भाई ये इस तरह की क्वांटिटी जो फिज़िकली मौजूद हूँ, या कोई आपकी ज़िंदगी में कुछ हैपनिंग हो रही है या कुछ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं। आप हैपनिंग का मतलब आप समझते हो कि भाई कुछ जो चीज़ें हो रही हैं आपके इर्द गिर्द हो रही हैं या पड़ी हैं आपके सामने पड़ी हैं, तो उनको आप मेज़र कर सकते हो, तो हम कहेंगे ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है। यानी उसकी मेजरमेंट ले सकते हो, नाप सकते हो आप, तो वो आप कहोगे भाई ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, यानी वो फिज़िकली आपके सामने मौजूद होंगी। अब स्पिरिचुअल तो नहीं होंगी, ये तो नहीं है कि भाई आपका जो है वो कह सकते हैं कि भाई बहुत सारी इस तरह की क्वांटिटीज़ भी होंगी या इस तरह की हैपनिंग भी आती हैं जो आप मेजर नहीं कर सकते भाई। यानी दुख किसी का आप नहीं नाप सकते, किसी की खुशी को आप नहीं नाप सकते, फील कर सकते हो आप लोग, मगर आप उसको किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। इस तरह आपका लिखना है, पढ़ना है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें जो है इस तरह आपकी मेजर नहीं की, तो ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं। क्वांटिटीज़ तो हैं भाई, हो रहा है कुछ न कुछ हो रहा है आपके इर्द गिर्द, कुछ न कुछ हो रहा है, तो वो आप उसको देख रहे हो, हैपनिंग हो रही है, यानी वहाँ पर इवेंट्स हो रहे हैं, मगर उनको आप मेजर नहीं कर सकते, तो ये आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं है। अच्छा, कुछ इस तरह की चीज़ें जो आप मेजर कर सकते हो, यानी आप कोई गाड़ी है गुज़र गई तो उसकी स्पीड है वो मेजर कर सकते हो आप। ठीक है ना। या आपका जो है वो यहाँ पर अभी कमरे के अंदर जो लाइट की जो कितनी शिद्दत है, या कितनी लाइट जो फैल रही है, कितनी शिद्दत के साथ फैल रही है, उसको आप मेजर कर सकते हो। करंट है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, वोल्टेज है, ये सारी चीज़ें जो है आप मेजर कर सकते हो। या आप
आप कोई चीज़ लेने जाते हो बाज़ार में, तो वहाँ पर जो है वो आपको दुकानदार जो हैं तोल के देते हैं या नाप के देते हैं, तो वो आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है ना। आप कोई चीज़ लेने जाते हो, उस लिक्विड फॉर्म में लेने जाते हो, तो वो लीटर के हिसाब से आपको दी जाती है। कोई चीज़ सॉलिड है तो आपको वहाँ पर जो है वो किलोग्राम के हिसाब से दी जाती है या लेंथ के हिसाब से दी जाती है, या यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ख़रीदते हो या मार्केट में जाते हो, तो वो वहाँ पर जो क्या होगा आपका किसी तरीके से वो नाप के आपको देते। तो जो चीज़ें नापी जा सकती हैं या मेजरेबल हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है जी। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की क्या हुआ आपका कि इस तरह की क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है? ठीक है जी। फिज़िकल क्वांटिटीज़ PQ से लिख लें, विच दोज क्वांटिटीज़ which can be measured। अच्छा, ये होता है। दूसरा ये भी आप कह सकते हो कि भाई ये आपकी हकीकत है। अब देखें ना, कोई चीज़ फिज़िकली मौजूद है या नज़र आ रही है आपको, तो वो मौजूद है। अब फिज़िक्स को क्या कहा जाता है भाई? स्टडी ऑफ दी नेचर कहा जाता है। यानी जो भी आपके जो लॉज हैं, कायदे कानून हैं आपके, जो क्या कहते हैं कायनात में, यूनिवर्स में, उन लॉज की स्टडी को हम क्या कहते हैं? फिज़िक्स कहते हैं, फिज़िकली जो मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भाई ये इस तरह की क्वांटिटीज है जिसमें किसी लॉ को एक्सप्रेस किया जा सके। ठीक है, ये भी तो कह सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं तो फिज़िकल क्वांटिटीज की क्या है आपका? इन विच लॉज कैन बी एक्सप्रेस्ड। अब लॉ आपने बहुत सारे पढ़े होंगे आज तक, 9th 10th में, मैट्रिक लेवल पे पढ़े। जैसे आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, F = ma। तो यहाँ पर देखिए ये क्वांटिटीज़ हैं जिसके ज़रिए आपने जो है वो लॉ को एक्सप्रेस किया है। सही है ना जी। तो हम ये भी कह सकते हैं भाई फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो हैं जिनसे हम जो आपके जो नेचुरल लॉज हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत सारे लॉज आपने पढ़े, जैसे हुक्स लॉ पढ़ा आपने, क्या पढ़ा था भाई? F = kx पढ़ा। ठीक है। इसी तरह आपने जो है वो बॉयल्स लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा। जितने भी लॉज हैं उन सब को हम क्या लिखते हैं? आपके फिज़िकल क्वांटिटीज़ की मदद से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी नॉर्मली हम जो है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को जो इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि भाई आपका ये तो एक तो मेजरेबल क्वांटिटीज़ है, और इन क्वांटिटीज़ की मदद से हम लॉज ऑफ नेचर जो हैं वो आपके फ़िज़िक्स में जो भी इस्तेमाल होते हैं उनको जो एक्सप्रेस कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप्स हैं, उसके कितने आपके किस्म हो सकते हैं? ठीक है, वो अब देख लें आप। ये 3 किस्म है फिज़िकल क्वांटिटीज़ के। एक होता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब देखें ये आपका पढ़ा हुआ है तो आप बोर हो रहे होंगे, मगर ये मजबूरी है कि आपके सिलेबस में है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जिसको हम बेसिक या बेस क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, नंबर 2 आपका ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। नंबर 3 आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ठीक है जी। तो ये 3 किस्म की जो है वो आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती है। एक आपकी हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज़, दूसरा आपका ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, तीसरी आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आपके बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ और उसके जो बेस यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है।
तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि भाई ये क्वांटिटीज़ आपकी हैं क्या, और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्रेस डेफिनेशन वगैरह सारी आपकी जो है वो करने की कोशिश करते हैं। तो नोट कर लें, ये नाम नोट कर लिए आपने। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर हमने देखना है, सॉरी, यहाँ पर जो है देखें आपका फिजिकल क्वांटिटीज़ में पहले हम करने जा रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है, यानी आप नाम से ही पता पड़ रहा है कि ये बिल्कुल ही बुनियादी है, बिल्कुल ही जो है वो आपका इस पे जो है वो किसी चीज़ पे आज़ाद है, ऐसे कह लें, यानी किसी चीज़ पे ये किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट है। यानी दोज क्वांटिटीज़ which are independent of other quantities। सही है जी, यानी ये खुद इंडिपेंडेंट है, दूसरी जो क्वांटिटीज़ हैं इन पे तो डिपेंड कर सकती है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, बिल्कुल ही आज़ाद है। इनको जो है समझने के लिए किसी और सहारे की या किसी और क्वांटिटी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, यानी ये आराम से आपको समझ में आ जाती है। यानी बहुत सारी क्वांटिटीज़ ऐसे जो कोई भी फिज़िक्स अगर उसकी नहीं पढ़ी हुई है तब भी उसको समझ में आ जाएगा ये किसकी बात कर रहा है। सही है। तो इस तरह की क्वांटिटीज़ जो है वो बिल्कुल जो आज़ाद हैं उनको हम क्या कहते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़, और सॉरी आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं फिज़िक्स में। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इनके एग्जांपल का अगर मैं कहूँ तो आपने पढ़ा होगा लेंथ है। अब लेंथ ऐसा आपका क्वांटिटी है जिसको समझने के लिए किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत तो नहीं पड़ती। किसी के पास जाएं, कपड़े की दुकान पे जाएं तो आप कहेंगे भाई हमें इतने मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर कपड़ा चाहिए, तो दुकानदार आराम से समझ जाता है कि ये लेंथ की बात है, यानी कपड़े की लंबाई की बात हो रही है, या किसी प्लाट की है या किसी चीज़ की आप लेंथ या लेना चाहते हो या हाइट लेना चाहते हो, किसी से आप उसका कद पूछते हो, हाइट पूछते हो, तो वो क्या आप कहेगा, फिट में बताएगा या सेंटीमीटर में बताएगा या मीटर में बताएगा आपको उसकी हाइट। ठीक है ना। तो किसी चीज़ की आपको लेंथ पूछी जा रही है तो मीटर में बताओगे या फिट में बताओगे। ठीक है। तो ये आपके इसको समझने के लिए किसी को भी किसी चीज़ से डिवाइड नहीं करना पड़ता, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, इधर उधर कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट समझ में आ जाती है कि भाई इतने मीटर कपड़ा चाहिए, इतने जो है वो फिट जो है वो इस चीज़ की दीवार की ऊंचाई है, या इतने फिट जो है इस दीवार की चौड़ाई है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। यानी आप देखें ना, बहुत सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करते हो, किसी को डिवाइड करते हो, किसी को मल्टीप्लाई करते हो, तब जाके एक नई चीज़ बनती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट आपको जो है वो समझ में आ जाता है। मास है, अब मास जो है वो वहाँ पर देख लें तो आप किलोग्राम में बात करते हो, ग्राम में बात करते हो, मिलीग्राम में बात करते हो। ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको समझने के लिए। कहीं पर भी जाओ, दुकानदार के पास जाएंगे, भाई 2 kg आपको क्या चाहिए, राइस चाहिए, 2 kg आपको क्या चाहिए, 5 kg शुगर चाहिए। इसी तरह आप जो है कोई भी चीज़ ख़रीदने जाते हो तो वहाँ पर आपको किसी चीज़ को दुकानदार को समझाने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती या किसी और का रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी आप डायरेक्ट कहते हो वो चीज़ आपको मिल जाती है। तो अब मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा कि बेस क्वांटिटीज़ किसको कहा जाता है, जो बिल्कुल ही आज़ाद हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, वो अपने आप खुद एक जो है वो मिसाल है। अब वो कितनी है, 7 है, 7 क्वांटिटीज़ जो हैं वो आपकी बेस क्वांटिटीज़ हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। इसको बेस क्वांटिटीज़ भी कहा जाता है या बेसिक क्वांटिटीज़ भी कहा जाता है। ठीक है जी। अब ये कितनी है आपकी, यहाँ पर लेंथ
mass, time, electric current, amount of substance, मैंने 2 बार लिख दिया है, और आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और आपका है कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक और बचता है, कौन सा है भाई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, लिमिट इंटेंसिटी और टेम्परेचर, जो बहुत ही कॉमन चीज़ है वो हम इग्नोर कर गए। तो ये आपके, अब यहाँ पर देखें इनके जो है वो यूनिट और आपका सिंबल, उससे पहले अब यूनिट का नाम आ गया, तो यूनिट क्या है वो भी देखना है हमने। अब यूनिट जो है वो एक्चुअली कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है आपके पास, कोई भी, अब यहाँ पर ये नोट करना जो मैं अभी बात करने जा रहा हूँ, फिज़िकल क्वांटिटी आपके पास है तो उसको एक्सप्रेस करना है हमने, ठीक है। इससे पहले ये आप नोट कर ले थोड़ा, फिज़िकल क्वांटिटी को लिखना कैसे है, बताना कैसे है। अब देखें ना, एक्सप्रेस तो किया जाएगा। अभी जब आप किसी भी दुकानदार के पास जा रहे हो तो वहाँ कह रहे हो ना 7 मीटर कपड़ा चाहिए या 5 kg आपको शुगर चाहिए, तो आप उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो अपनी तरफ से, भाई ये चाहिए मुझे। अब वो क्या होता है कि आपने एक नंबर बोल रहे हो, उसके साथ जो है एक मीटर कह रहे हो या लीटर कह रहे हो, आप केजी कह रहे हो, किलोग्राम कह रहे हो, पाउंड कह रहे हो, सेंटीमीटर कह रहे हो, तो ये क्या है, सेकंड कह रहे हो, घंटा कह रहे हो, साल कह रहे हो, 10 साल कह रहे हो, ये क्या है, ये होते हैं यूनिट। अब यूनिट जो है वो क्या होता है उसको अब बाद में देखते, पहले अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ को लिखेंगे कैसे, फिज़िकल क्वांटिटीज़ PQ। अब यहाँ पर पहले लिखा जाएगा न्यूमेरिकल, ठीक है, वैल्यू, N2 कर देंगे यूनिट, यानी ये N है और ये क्या है आपका U है, तो N टाइम्स ऑफ यूनिट, N टाइम्स ऑफ है यूनिट, N टाइम्स ऑफ, फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे लिखेंगे, N टाइम्स ऑफ है यूनिट। अब टाइम मतलब ये कितना आपने अमाउंट बताएगा, यानी मैग्नीट्यूड बताएगा, ये N क्या बताएगा आपको, मैग्नीट्यूड बताएगा, या इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड को कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। और यू क्या बताता है आपको, यूनिट। अब यूनिट क्या है देख लें, यूनिट क्या है, यूनिट होता है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड, या हम कहें कि भाई ये एक कंपैरिजन है, क्या है जी, स्टैंडर्ड है या एक कंपैरिजन है। अब ये कंपैरिजन जो है वो ज़ाहिर है किसी चीज़ से किया जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर समझें आप, यूनिट को समझे, तो मैंने कहा एक मयार है, एक स्टैंडर्ड है किसी चीज़ को नापने का। अब जाहिर है कि भाई आप लोग देखें आपके घरों में ये चीज़ें सारे गैजेट जो है वो इंस्ट्रूमेंट नहीं होते नापने के लिए, भाई केजी में नापने के लिए, या वो बहुत सारी चीज़ें आपके घरों में अवेलेबल नहीं होती, तो हम क्या करते हैं अपने हिसाब से उसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किचन में जो है वो आपकी जो लेडीज़ हैं वो शुगर की या राइस की मेजरमेंट करने होते हैं उनको, तो क्या करते हैं भाई, अपना कोई एक कटोरा रखा होता है, कोई इस तरह का गिलास है या कोई इस तरह का बर्तन है, उसके हिसाब से अगर फैमिली के लिए आपको चावल पकाने हैं तो 2 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास का उठा के वो मेजरमेंट कर लेते हैं और उसको पकाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह शुगर है तो कितने जो है वो चम्मच डालने पड़ते हैं, चम्मच के हिसाब से भी रखा जाता है एक स्टैंडर्ड। या कोई ज़्यादा बड़ी फैमिली तो उसको कोई ज़्यादा बड़ी मेजरमेंट वाला कोई आपने एक बर्तन रखा हुआ या कोई इस तरह का चीज़ रखा हुआ जिसको हम कह सकते हैं कि आपका एक्चुअली जो है वो क्या होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने ये देखना है
कि भाई ये जो हम कह रहे हैं कि ये, या आपने पुराने ज़माने में जो है वो लेंथ को नापने के लिए जो हो आपका बालिश्त का इस्तेमाल होता था, जैसे हाथ का है, या हम स्टेप्स कदम भर के भी किसी चीज़ का तयन किया जाता। भाई कोई प्लाट वगैरह है, वहाँ पर कोई इस तरह का अरेंजमेंट नहीं होता था पुराने ज़माने में, तो क्या कर स्टेप्स उठा के, एक एक स्टेप उठा के जो है वो वहाँ पर जो है वो रखा जाता था, यानी मेजरमेंट की जाती थी। अब वो जो चीज़ें हैं जो आप कर रहे होते वो एक्चुअली वो ही है स्टैंडर्ड। अब ये चीज़ें जो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ज़रूरत पड़ेगी, अब यहाँ पर ज़रूरत क्यों पड़ी यूनिट्स की, कि भाई आपको जो है वो एक चीज़ चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक दुकानदार के पास जाना है, तो वहाँ आपको कोई चीज़ तोल के देनी है। अब उसके पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है इस तरह का कोई जो बना हुआ नहीं, तो वो इस्तेमाल करेगा, भाई मुट्ठियाँ भर के दे देगा आपको। तो किसी दुकानदार की मुट्ठी बड़ी होगी, किसी दुकानदार की मुट्ठी आपका छोटी है, तो ज़ाहिर है उसका या तो नुकसान होगा, उसका नुकसान होगा, या आपका नुकसान होगा। ठीक है ना जी। यानी आपको जो चाहिए उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यानी आपने अपने घर पे एक चीज़ मुट्ठियाँ भर के नापी है, भाई 4 मुट्ठियाँ या 5 मुट्ठियाँ, 10 मुट्ठियाँ चाहिए हमें चावल की, तो वो आपके हिसाब से है। मगर वहाँ जाएंगे तो हो सकता उस के पास वो जो मेजरमेंट है उसका हाथ उतनी मेजरमेंट का नहीं है जो आपको नाप के दे सके, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, आपका नुकसान हो सकता है। अब इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जैसे जैसे वक्त ने तरक्की की, अब लोगों ने तरक्की की, तो लोगों ने सोचा कि भाई कुछ इस तरह का निज़ाम बनाया जाए ताकि जो है वो सारी दुनिया में या सारे माशरे में एक तरह की मेजरमेंट की जाए। तो फिर उन लोगों ने क्या बनाए, मुख्तलिफ यूनिट बनाए, जो पहले आपके एक कम्युनिटी में, फिर एक इलाके में, फिर पूरी दुनिया में जो है वो फैल गया। अब आप समझ गए कि भाई ये यूनिट है क्या, किसी भी चीज़ को नापने का एक स्टैंडर्ड है। किसी भी क्वांटिटी को नापने का एक स्टैंडर्ड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आपका यूनिट कहते हैं। ठीक है जी। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को लिखने का तरीका क्या है, एन एंड यू। सही है। एन फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जैसे मैंने अभी कहा 15 मीटर आपने कोई कपड़ा लिया तो क्या लिखेंगे, 15 क्या हो गया, इसका एन हो गया, और मीटर क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। तो हमेशा हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हमेशा ऐसे लिखेंगे, यानी एक नंबर होगा जिसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसके साथ जो लिखा होता है वो इन्फॉर्मेशन जो होगी वो क्या होगा, उसका यूनिट होगा, जिसमें आपने वो चीज़ ली है, जिस स्टैंडर्ड में आपने वो चीज़ ली है, जिस को चीज़ को किसी चीज़ को कंपेयर करके फिर ली, भाई उस तरह का चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना भाई ये वज़न जो है, किसी चीज़ का वज़न कहते हैं भाई यहाँ पर एक ऊँट का वज़न क्या है, 10 बकरियों के बराबर, तो बकरी क्या हो गई, स्टैंडर्ड हो गई ना आपकी। अब अगर आपको जैसे ना ऐसे ही होता है ना, हमारे यहाँ कोई तोल के तो नहीं कहा इसका भाई ऊँट का वज़न कितना होगा, या तो इसको तोला जाए, वो तो आपको एक्यूरेट हो गया, मगर कहा जाएगा भाई ये 10 बकरियों के वज़न के बराबर है, तो बकरी आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। अब समझ में आ रही है ना बात। या आपके घर में कोई चीज़ है, या आप कहें कि भाई एक जो है किसी चीज़ की स्पीड बता रहे हो, तो भाई ये स्पीड उसकी फ़लाँ चीज़ के स्पीड के जितना वो वक्त लगाती है वहाँ पहुँचने में, ये उसके आधे वक्त में पहुँच जाती है, यानी उससे तेज़ है। ठीक है ना। तो आप क्या किसी चीज़ को स्टैंडर्ड बना के फिर उसकी मेजरमेंट बता रहे हो। यानी मैं कहूँ कि भाई आपका जो गाड़ी है उसकी स्पीड क्या है, तो आप कहोगे भाई इसकी स्पीड इतनी है कि भाई फ़लाँ चीज़ जो है वो वहाँ उस शहर पे पहुँचने के लिए 1 घंटा लगाती है, मेरी गाड़ी किस में आधे टाइम में पहुँच जाती है, यानी आधे घंटे में पहुँच जाती। तो आपका क्या हुआ कि भाई वो उससे ज़्यादा तेज़ है, 2 गुना ज़्यादा। अब स्टैंडर्ड क्या बनाया, दूसरी चीज़ को कंपेयर करके आपने एक चीज़ बताई, तो वो जो जिससे आप कंपेयर करें वो यूनिट हो गया। तो इसलिए मैंने यहाँ 2 पर जो है चीज़ें क्लियर लिखी हैं भाई, या उसको हम स्टैंडर्ड बोलें या उसको आप कंपैरिजन भी कह सकते हो, यानी किसी चीज़ से कंपेयर करके किसी दूसरी चीज़ को मेजर किया जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट। अच्छा, सारी चीज़ें छोड़ दें, अगर अब आपका तो बहुत मामला क्लियर हो गया, अगर लेंथ को नापना है तो आप किस में नापोगे, या तो फिट में नापोगे, या सेंटीमीटर में, या किलोमीटर में, मीटर में, मिलीमीटर में, तो ये सारे यूनिट हैं। टाइम को कैसे नापोगे आप, सेकंड में, घंटे में, दिन में, साल में, सदियों में, तो ये क्या है, उसके यूनिट है। अब समझ में आ गया होगा कि यूनिट क्या है।
तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कैसे लिखा जाएगा, एन यू। अब ये एन और यू जो है वो देखें, आपका 15 मीटर की जगह में 7 मीटर भी, अब देखो मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ उसको भी आप देखें, 15 मीटर की जगह मैं 7 मीटर भी लिख सकता हूँ, सॉरी आपका 15 सेंटीमीटर में कर देता हूँ। तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास, 15 मीटर हैं, तो ये 1500 सेंटीमीटर। अब देखें ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, मगर इन दोनों को अगर हम आपस में दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, इनका जो एन और यू का प्रोडक्ट हमेशा क्या हो रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये याद रखना। यानी हम आपका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, यूनिट भी चेंज कर सकते हैं। भाई बहुत सारे यूनिट होते हैं ना एक ही चीज़ के, तो आप ये नहीं कि लेंथ का एक ही यूनिट है, बहुत सारे सकते हैं। यानी आप अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि ये वाली बात समझ में आ गई, मैंने क्या बोला, ये चेंज हो सकता है, यानी 15 की जगह मैंने 1500 लिख दिया, मगर यहाँ पर क्या लिख दिया, सेंटीमीटर लिख दिया, तो ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, मगर इन द एंड इन दोनों की प्रोडक्ट करें तो बनेगा वही आपका एक कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है ना, तो वो सेम आएगा। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि इन यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू आपका जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये बात कर रहा हूँ मैं, एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, यूनिट के। भाई यूनिट को बड़ा करेंगे, देखो अगर मैंने यूनिट को कम किया तो ये बढ़ गया, समझ में आ रही है ना बात। मैंने मीटर को कम करके सेंटीमीटर में किया तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई। अगर मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू को कम किया, ठीक है ना, सॉरी आपका यूनिट बढ़ाया तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। यानी सेंटीमीटर की जगह मैंने मीटर किया तो ये कम हो गया, अगर मैंने मीटर की जगह सेंटीमीटर किया तो ये बढ़ गया। यानी अगर तुम यूनिट को छोटा करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर तुम यूनिट को बड़ा करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये याद रखना, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सीधी सी बात है, अगर बड़ा यूनिट करोगे, ठीक है, अब मीटर की जगह मैं किलोमीटर कर दूंगा तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सही है ना। तो जितना यूनिट को बढ़ाओगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती जाएगी। ये एक दूसरे के हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप फिजिकल क्वांटिटी लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए, एक आपको क्या चाहिए, एन चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए आपको, यू, यानी एन फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू और यू फॉर यूनिट, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें, ये जो मैंने लिखा है ये आप लिख लो, इसको मिटा दें, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं इनके जो आपके फंडामेंटल हैं, इनका जो यूनिट और सिंबल। तो भाई लेंथ का क्या होता है, मीटर, लेंथ का क्या होता है, मीटर, मीटर को हम लिखते हैं स्मॉल एम से, और ये एम आ गया, ठीक है। चलो यहाँ पर लिख देते हैं मीटर। फिर आपका मास का किलोग्राम, ये क्या होता है, केजी। टाइम का सेकंड, ये क्या होता है आपका एस। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, एम्पियर को क्या लिखते हैं हम, ए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOLE, मोल, MOL। ये कैंडेला, कैंडेला को हम लिखते हैं CD से। और टेम्परेचर केल्विन, और ये क्या है आपके K से लिखते हैं। ये हैं आपके SI यूनिट हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अभी आप नोट कर लें, ये SI यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम में आते हैं, ये पूरी दुनिया में रहा है, जो फिज़िक्स में ज़्यादातर अब इस वक्त यही आपके इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये फंडामेंटल है, इनको समझने के लिए किसी और यूनिट की ज़रूरत नहीं होती। ये फंडामेंटल यूनिट हो गए, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गई, ये बेस
यूनिट हो गए, ये बेस क्वांटिटीज़ हो गई। अब आपको ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, आपको दोबारा आपको याद करा दिया। तो अब हम जा रहे हैं, दूसरा हमारा जो है वो है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपके पढ़े हुए हैं, अगर इसको दोबारा रिवाइज करना है। ठीक है जी। अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए हम सिंपल आपको समझ में आ जाएगा। ड्राइव्ड का मतलब होता है अखज़ करना। अखज़ कैसे किया जाता है कि आपने कैलकुलेट करना, कंप्यूट करना, यानी आपने या तो वो किसी दो क्वांटिटीज़ को आपस में डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, तभी एक नई चीज़ बनेगी मैथमेटिक्स में। ठीक है ना, यानी या तो क्वोशंट होगा या प्रोडक्ट होगा। अगर कोई भी दो क्वांटिटीज़ जो हैं इस तरह की, जिनको अगर डिवाइड करें तो उसका जो क्वोशंट होगा वो एक नई क्वांटिटी बन जाएगा। सही है, उसको एक नया नाम दिया जाएगा, उसका एक नया जन्म हो रहा है। ठीक है, यानी अब आपने ड्राइव किया है, बाकायदा मैथमेटिकली आपने ड्राइव किया है। इसी तरह दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, दोनों का जो रिज़ल्ट आएगा वो एक नई क्वांटिटी आएगा, उसको हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, अब यहाँ पर है आपका ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में क्या होता है, दोज क्वांटिटीज़ which are derived from other quantities by multiplication एंड डिवीजन। अब उसमें देखें आपका बहुत सारी मेथड में पावर भी आ सकते हैं, पावर भी किसी क्वांटिटी के आ सकते हैं, वो सारे इन्वॉल्व, यानी मैथमेटिकली किसी चीज़ को अगर ड्राइव किया जा रहा है तो उसको हम कहेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल आपके पास स्पीड है, तो अब स्पीड आपको पता है कि रेशो होता है किसका, डिस्टेंस और टाइम का। अब देखें दो क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, डिस्टेंस और टाइम का। इसी तरह आपके पास फोर्स है, तो ये फोर्स किसका होता है, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। तो अब आप समझ रहे हैं कि ये ड्राइव किया जा रहा है, यानी हम दो क्वांटिटीज़ को, डिस्टेंस s अपॉन t और ये क्या है m इंटू a, यहाँ पर दो चीज़ें, दो क्वांटिटीज़ डिवाइड हो रही हैं, एक नई डिवाइड होने के बाद जो बनेगी वो आपकी नई क्वांटिटी बनेगी, जिसको हम कहते हैं स्पीड। यहाँ पर दो मास और एक्सेलरेशन को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो एक नई क्वांटिटी बनेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारी क्वांटिटीज़ आपको फिज़िक्स में मिलेंगी जो आप ड्राइव करने जा रहे हो। ये डिपेंड करती हैं किस पे, आपकी दूसरी क्वांटिटीज़ पे। किस पे डिपेंड करते हैं, आपका दूसरी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है, या आप कह सकते हो बेस क्वांटिटीज़ पे डिपेंड, बेस पे क्वांटिटीज़, यहाँ जैसे ये दोनों बेस क्वांटिटीज़ हैं, ये आपका मास क्या है, बेस क्वांटिटी है, मगर ये आपका क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी बेस क्वांटिटीज से ड्राइव की जाती है, यानी दूसरी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है। यानी स्पीड को आप इंडिपेंडेंटली नहीं कर, ये नहीं कह सकते भाई स्पीड को बताने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, भाई एक डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कितने टाइम में लगा है, तभी आपका पता चलेगा कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो कितना तेज़ जा रही है या कितना स्लो जा रही है। वो कब पता चलेगा आपको, जब आपने डिस्टेंस भी बताना पड़ेगा और उसके साथ उसका कितना टाइम लगा है वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। इसी तरह अगर फोर्स मालूम करना है तो मास भी चाहिए उस बॉडी का जिस पे फोर्स लगाई है, और उसने कितना एक्सलरेट किया है वो भी आपको बताना पड़ेगा, तब आपके फोर्स का जाके मालूम होगा। तो इस तरह आपका एरिया है, देखें एरिया है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। यहाँ पर लेंथ भी और दो डायमेंशन हो गया। वॉल्यूम है आपका लेंथ, विड्थ और हाइट हो गया, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, ये आपका मीटर क्यूब हो गया, ये मीटर पर सेकंड हो गया, और ये आपका हो गया न्यूटन, यानी किलोग्राम
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट आपने सारे पढ़े हुए हैं आपके उसमें 10th क्लास में, तो तकरीबन आपका ये रिवीजन हो गया। अब जो नया टॉपिक आएगा सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटीज़ हैं वो आपके लिए नया होगा, वो मैट्रिक में आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, अगर किसी ने पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, तो वो बिल्कुल नया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो वो कोशिश करें। अब देखें यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन था जो पहले आपने पढ़ा है, कोशिश की, फिर भी आपका लेक्चर बहुत लंबा होता जा रहा है, तो यहाँ पर आपको समझने में थोड़ी अब कुछ अगर नई चीज़ है तो उसको भी आपने, क्योंकि अब हमने एक नए स्टैंडर्ड के साथ थोड़ा उसको जो एक्सटेंडेड टॉपिक्स जो हैं वो होंगे, यानी टॉपिक्स तो वही है जो आपने पिछले 2 साल में किए हैं, मगर ये थोड़े इसको समझने के लिए एक्सटेंशन दी गई है। ठीक है जी, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटीज़ हैं उसके साथ, वो इंतहाई ज़रूरी है, उसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू।